नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। हम सभी ने जनगणना के बारे में सुना है, लेकिन देश में पहली बार जल निकायों यानी वाटर बॉडीज की गणना भी करवाई गई है। केंद्र सरकार की ओर से कराई गई इस गणना में कई जरूरी आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट को हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। अपनी इस रिपोर्ट में सरकार ने जल निकायों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे उनके आकार, स्थिति, उपयोग, जल भंडारण क्षमता जैसे तमाम पहलुओं को शामिल किया है। इतना ही नहीं, ये पहला मौका है जब इन जल निकायों पर हुए अतिक्रमण से जुड़ी जानकारियों को भी साझा किया गया है। और इसके मुताबिक भारत में तालाबों, टैंकों और झीलों जैसे 24 लाख से ज्यादा जल निकाय यानी वाटर बॉडीज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 7.47 लाख पश्चिम बंगाल में है और सबसे कम 134 सिक्किम में है। अगर राज्यों के लिहाज से आगे देखें तो पश्चिम बंगाल में, जैसे मैंने बताया, सबसे ज्यादा तालाब और जलाशय हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं। वहीं तमिलनाडु में सबसे ज्यादा झीलें हैं, जबकि महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं के मामले में सबसे आगे है। इस सेंसस में नेचुरल यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित वाटर बॉडीज को शामिल किया गया है, लेकिन ऐसे सभी जल निकायों में से सिंचाई, सप्लाई, चिनाई, औद्योगिक, मत्स्य पालन, घरेलू पेयजल समेत किसी काम के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गणना में पहली बार जलाशयों के अतिक्रमण के आंकड़े जो जुटाए गए हैं, उनमें 1.6% जल निकायों का अतिक्रमण किया गया है। देश भर में जिन 24 लाख से ज्यादा जल निकायों की गणना की गई है, उनमें से 97% से ज्यादा यानी 23 लाख से ज्यादा जो जल निकाय हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और केवल 2.9% यानी 69,000 से ज्यादा जो जल निकाय हैं वो शहरी क्षेत्रों में हैं। साफ, सुरक्षित और पर्याप्त पीने का पानी एक स्वस्थ समाज, देश और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। और अगर हम देखें तो पृथ्वी पर 70% पानी है, लेकिन पीने योग्य सिर्फ 3% है, जिसका महज 4% ही भारत के पास है, जबकि दुनिया की कुल आबादी का 18% हम एक तरह से हम हैं। तो ऐसे में भारत के सामने जो जल संकट की चुनौती है, जो इसके मैनेजमेंट को लेकर चैलेंजेस हैं, वो और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ऐसे में ये जो पहला वाटर बॉडी सेंसस है वो क्यों हमारे लिए अहम है, क्या है सेंसस की बड़ी और ज़रूरी बातें, और इससे आगे की रणनीति और चुनौतियों को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम मुद्दा आपका में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उपेंद्र प्रसाद सिंह, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आपका बहुत बहुत स्वागत है उपेंद्र जी। इसके अलावा हमारे साथ अविनाश मिश्रा जुड़ रहे हैं, एडवाइजर हैं वाटर एंड लैंड नीति आयोग। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। अविनाश जी, पहले मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगी, बहुत बेसिक सवाल है। जनगणना, जैसे मैंने कहा कि हम सब ने बहुत बार सुना है, जनसंख्या के बारे में पता लगता है, जनगणना होती है, लेकिन वाटर बॉडीज की ये जो गणना है, इसे हम कैसे समझें, क्या मकसद है इसका? देखिए, वाटर बॉडी की गणना ये बड़ा अच्छा प्रयास और एक कदम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। ये बड़ा आवश्यक था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जो पेनिनसुलर एरिया है जहाँ पर कि रिवर्स नहीं है और उसके पास में जो सिविलाइजेशन है हमारी, जो ऑफ द रिवर, वो पूरी की पूरी वाटर बॉडीज पे डिपेंडेंट है। आप देखेंगे कि हम लोग, हमारा देश ग्राउंड वाटर का उपयोग संसार में सबसे अधिक करता है, जो चाइना और यूएस दोनों को मिला लें उन दोनों से ज़्यादा। ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक होता है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है उसको सपोर्ट ग्राउंड वाटर के लिए किया जाए। तो जो टैंक का कल्चर था, जो पर्सनल टैंक होता, जो पर्सनल पॉन्ड होते, तालाब होते, ये सब होना बहुत आवश्यक था। और इसकी जनगणना होने से कम इसका जो इंक्रोचमेंट है वो रुकेगा। बहुत सी इस जनगणना में भी पता लगा कि करीब 4 लाख वाटर बॉडी जैसी हैं जो अभी किसी यूज में नहीं है और उनका बहुत जल्दी इंक्रोचमेंट होने की संभावना थी। तो अब वो यूज में आएंगे और वाटर के लिए जो सोर्स सस्टेनेबिलिटी चाहिए, जिसमें कि सोर्स का पूरा सस्टेनेबल होगा ड्रिंकिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, वो हम कम से कम कर सकेंगे। हालांकि इस जनगणना में ये बड़ा क्लियरली पता लगा कि 90% से ज़्यादा वाटर बॉडी ऐसी हैं जो 0.5 हेक्टेयर से कम है, लेकिन वो बिल्कुल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए उपयुक्त हैं। वो वाटर बॉडी ऐसी हैं जो कि हर तरह से ड्रिंकिंग वाटर की नीड को पूरा कर सकती है। तो ये बहुत आवश्यक था और ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये पहली सेंसस थी हमारी।
ठीक है। उपेंद्र जी, आपकी नज़र में ये जो वाटर बॉडी सेंसस है ये क्यों अहम है, और जो इसमें बारीक बातें हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ सर्वाधिक जल संसाधन है। रिपोर्ट ये कह रही है कि 97% जल संसाधन रूरल इंडिया में ही है। एक तरफ ये अच्छी बात है, लेकिन इसके उलट जो शहरी क्षेत्रों के लिहाज से बात आ रही है सामने, ऐसे में कैसे देखा जाए इस रिपोर्ट को? देखिए, पहले तो जैसा कि आपने कहा, जल की उपलब्धता है सीमित है, इसलिए हमें जल को जो कहते हैं वाटर मैनेजमेंट या जल का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। और किसी चीज़ को भी अच्छा प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि एक रिलायबल डेटा हमारे पास हो। वो हमारी प्लानिंग के लिए, हमारी पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी डिटर्मिनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हमारे पास रिलायबल डेटा हो। एक चीज़ हमेशा ये वाटर सेक्टर में कहा जाता है कि वाटर सेक्टर में हमारे पास रिलायबल डेटा की कमी होती है। तो इस उद्देश्य से ऐसा है कि जैसा कि हमारे तरह इरिगेशन स्ट्रक्चर्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है मेजर इरिगेशन, एक होता है मीडियम इरिगेशन और एक होता है माइनर इरिगेशन। मेजर इरिगेशन वो होता है जहाँ 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की सिंचाई या कल्चरेबल कमांड एरिया होता है। मीडियम इरिगेशन होता है जहाँ पे 2,000 से 10,000 के बीच कल्चरेबल कमांड एरिया होता है। और लेस देन 2,000 हेक्टेयर जो होता है वो माइनर इरिगेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये माइनर इरिगेशन क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि मेजर और मीडियम इरिगेशन की संख्या जो है वो सीमित है। वो सारा डेटा उपलब्ध रहता है सेंट्रल वाटर कमीशन के पास या मिनिस्ट्री के पास, लेकिन ये माइनर इरिगेशन स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। जबकि देश में करीब 65% से ज़्यादा इरिगेशन जो है ये माइनर इरिगेशन स्ट्रक्चर से ही होता है। तो ये MI सेंसस जो है, पहले मैं आऊँगा वाटर बॉडी सेंसस से, बट उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा पर्सपेक्टिव सही देने के लिए कि माइनर इरिगेशन सेंसस जो है ये पहली बार 1986-87 को रेफरेंस ईयर रखते हुए पहला फर्स्ट माइनर इरिगेशन सेंसस का रिपोर्ट 1993 में आया था। ठीक है। उसके बाद से दूसरा माइनर इरिगेशन सेंसस हुआ जिसकी रिपोर्ट 2001 में आई। फिर थर्ड माइनर इरिगेशन सेंसस, फोर्थ, फिफ्थ, 5 माइनर इरिगेशन सेंसस के रिपोर्ट आ चुके हैं। लास्ट वाला 2017 में आया था। उसके बाद 17-18 को रेफरेंस करते हुए छठा माइनर इरिगेशन सेंसस प्लान किया गया। उस समय मैं भारत सरकार में सचिव के पद पे काम कर रहा था। जल संसाधन जो अभी जल शक्ति मंत्रालय है उसमें, पहले जल संसाधन मंत्रालय था। तो उस समय हम लोगों ने ये देखा कि जो माइनर इरिगेशन सेंसस से आता है वो केवल इरिगेशन स्ट्रक्चर्स जो हैं जो 2000 से कम इरिगेट करते हैं उनका डेटा तो आता है। हमारे कंट्री में करीब उस 5th माइनर इरिगेशन सेंसस के अनुसार 2.17 करोड़ 2 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा जो है वो माइनर इरिगेशन के स्ट्रक्चर हैं, जिसमें कुएं हैं, टैंक है, जो जिससे भी इरिगेशन होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाटर बॉडीज हैं जिनसे कि डायरेक्टली इरिगेशन नहीं होता, सिंचाई नहीं होती, लेकिन वो बहुत सारे दूसरे कार्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसा मिश्रा जी ने कहा कि वाटर रिचार्ज के लिए ज़रूरी है, मत्स्य पालन के लिए ज़रूरी है, बाकी आवश्यकताओं के लिए, पीने के पानी के लिए, नहाने के लिए, बहुत सारी पशुओं के लिए, बहुत सारी अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो इसलिए उस समय ये सोचा गया, जब 6th माइनर इरिगेशन सेंसस का काम शुरू हुआ तो ये डिसाइड किया गया कि उसके साथ साथ में उसका पार्ट ही करके एक वाटर बॉडीज का भी सेंसस किया जाए। सारे वाटर बॉडी, चाहे वो इरिगेशन के लिए या सिंचाई के लिए यूज होते हो या किसी और पर्पस के लिए यूज होते हो। तो अभी जो आप डाटा देख रही हैं ये केवल वाटर बॉडीज का डाटा है। इसके अलावा चूंकि 6th माइनर इरिगेशन सेंसस कंप्लीट हो चुका है, मंत्रालय बहुत जल्दी ही 6th माइनर इरिगेशन सेंसस का पूरा डेटा देगा, जिसमें कि इरिगेशन के जितने स्ट्रक्चर्स हैं वाटर बॉडीज के अलावा, जैसे डग वेल्स हैं, शैलो ट्यूबवेल्स हैं, दूसरे तरह के स्ट्रक्चर हैं, डाइवर्सन वेयर्स हैं, सबका डेटा आएगा। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वाटर बॉडीज का इसलिए डेटा चाहिए कि हमारी प्लानिंग में मदद करे, उसकी वस्तु स्थिति क्या है। जैसा कि एक निकल के आया है कि कुछ इंक्रोचमेंट हैं, कुछ यूज में नहीं है, उसके बाद भी हम बात करेंगे। ठीक है जी। थोड़ा सा हम हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, अंशुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट डायरेक्टर है वाटर रिसोर्सेज टेरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंशुमन जी। आपसे मेरा सवाल है, जो हमने शुरुआती चर्चा की है और हमें बताया गया है दोनों मेहमानों के जरिए कि क्यों ये सेंसस अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, कुछ और ऐसी बातें हैं जिन पर मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जो रिपोर्ट कह रही है कि देश में 55% से ज़्यादा जल निकाय जैसे तालाब, झीलें, चेक डैम निजी हाथों में है,
और 44% से ज़्यादा जल निकाय सार्वजनिक क्षेत्र में है, जिन पर ग्राम पंचायत या राज्य सरकार का स्वामित्व है। हम जानते हैं कि जल एक ऐसा विषय है जो राज्य सरकारों के अंडर में आता है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है मैनेजमेंट को लेकर, और केंद्र सरकार जिस तरह से भी मदद कर सकती है, हमने देखा अलग अलग तरीके से वो मदद की जाती है। इसके अलावा 16.6% जल निकाय ऐसे हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, और अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो जल्द खत्म हो सकते हैं। 1.7% ऐसे हैं जो 50,000 या उससे ज्यादा लोगों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, जबकि 90% से ज्यादा ऐसे हैं जो केवल 100 लोगों की ही जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इसे आप थोड़ा समझाइए कि ये आगे मैनेजमेंट को लेकर जो भी पॉलिसीज बने या जो कदम उठाए जाने चाहिए, उसे लेकर ये डेटा कितना अहम हो जाता है। देखिए, सबसे पहले मुख्य बात तो ये है कि किसी भी अगर आप योजना का अगर मैनेजमेंट अगर आप देखना चाहेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले उसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। एंड मेरे हिसाब से ये जो जल निकाय की ये जो सेंसस है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हम अगर ये नहीं पता होगा हमें कि कहाँ पे किस तरह का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर बॉडीज का और किस तरह का सेटअप है, या कहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि कुछ राज्यों में तालाब ज़्यादा है, कुछ राज्यों में तालाब कम है, या फिर अलग अलग जो जल निकाय हैं उनके अलग अलग स्ट्रक्चर डिफरेंट स्टेट्स में हैं। तो जो प्लानिंग का पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है, जब हमें ये पता होता है कि कहाँ पे कितना है, कौन उसको ओन करता है। अगर हम ये देखें कि जल निकाय कौन उसको ओन करता है, चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जो उसका कंजर्वेशन का जो प्लान है वो हर किसी के पास पहुंचे। और ये सिर्फ मैं ये कहूँगा ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल नहीं है इसमें। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है समझना कि जो कंजर्वेशन का पार्ट है, जो मैनेजमेंट का पार्ट है, जो संरक्षण का पार्ट है जल निकायों का, ये हर किसी की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ गवर्नमेंट की। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो जितने भी प्लान है उसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, हाउ टू मेंटेन दीज वाटर बॉडीज, कैसे इनको मेंटेन करना है, कैसे इनका संरक्षण करना है, उसके क्या मुख्य टेक्निकल और जो डिटेल्स हैं, वो इसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको भी हर लेवल तक पहुंचाने की जरूरत है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में। और अगर आप देखिए जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन की जहां आपने बात करी है, 50-55% आई थिंक प्राइवेट है और 45% सार्वजनिक है। तो इसमें आई थिंक ये इट्स मेयर, आपने ये भी देखा होगा कि इसमें काफी कुछ प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड है जो जल निकाय हैं, इसमें मोस्टली जो परसेंटेज है वो प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड का है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आपने जिक्र किया अतिक्रमण का भी। अगर आप अतिक्रमण की बात देखें तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है समझना कि हम कैसे इस अतिक्रमण को देखें। आप इस पूरी जो सेंसस का जो उद्देश्य था शुरू से, जैसा कि पहले भी बताया कि इनका एक लिंक है माइनर इरिगेशन प्लान से, और इसका एक लिंक है जो अटल भूजल योजना है उसमें जो जल निकाय है उनकी वाटर सिक्योरिटी प्लान्स के लिए जो सेंसस है उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज का कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए इंडिया वाइड। ये सारी चीजों को करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि हमारे पास ये पता हो हमें कि कहाँ पे क्या है और कितना है, चाहे वो कैपेसिटी हो चाहे वो स्ट्रक्चर का किस तरह का फैलाव है। ये सारी चीजें हमें जब तक नहीं पता होती हम इनको नहीं मैनेज कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से ये एक फर्स्ट स्टेप है, एक तरह से यूं कहा जाए कि कैसे हम व्यापक तरीके पे पूरे इंडिया में जहाँ पे ये निकाय हैं, जिनके पास ये निकाय हैं, उन तक कैसे इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए ये एक पहला स्टेप होगा। ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसको ध्यान दें कि जो अभी हमारे पास बचा हुआ है हम उसको कैसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं, और जिसका अतिक्रमण हो चुका है और या जिसका अतिक्रमण हो रहा है उसको हम कैसे रोकें। और उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग हर एक लेवल पे, स्पेशली ग्राम पंचायत लेवल पे जहाँ सार्वजनिक की बात है, और जो प्राइवेट है उनके लिए भी हम कैसे उस प्लान को आगे ले जा सके कि हमें उनको एक कैपेसिटी बिल्डिंग या उनको एक सेंसिटाइजेशन में उनको हम एक तरह से साथ में लेके चल सके कि हम किस तरह से उनका संरक्षण कर सके। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है जहां तक इस पूरे इंफॉर्मेशन की बात है या इस सेंसस के डिस्ट्रीब्यूशन और इंफॉर्मेशन ऑफ वाटर बॉडीज की बात है। ठीक है। अविनाश जी, जब एंक्रोचमेंट को लेकर बात हो रही है, जाहिर तौर पर ये अपने आप में अहम है क्योंकि इस तरह का आंकड़ा भी पहली बार कहीं ना कहीं ऑथेंटिक रूप से सामने आया है, और जो कहा गया है कि 1.6% जल निकाय अतिक्रमण का सामना कर रहे हैं, 90% से ज़्यादा जो इसमें है 95% जल स्रोतों पर अतिक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में है,
6% जो जल निकाय हैं जहां अतिक्रमण किया गया वो शहरी क्षेत्रों में है। एक तरह से अगर थोड़ी गंभीरता को समझे आंकड़ों के जरिए बताना जरूरी है, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि अगर तीसरी वर्ल्ड वॉर हुई तो वो पानी को लेकर होगी। 2018 में नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की आधी आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। साफ पेयजल नहीं मिलने से देश में हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत होती है। पानी की जितनी उपलब्धता है 2030 तक इससे दुगनी और 2050 तक 4 गुना ज्यादा पानी की आवश्यकता कहीं ना कहीं होगी, और अगर इसे पूरा नहीं किया गया तो जीडीपी में 6% तक की गिरावट आ सकती है। ऐसे में जो अतिक्रमण को लेकर मुद्दे की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि इसे लेकर भी, क्योंकि अब एक हमारे पास डेटा मौजूद है, जो एनक्रोचर्स हैं, जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, इन्हें लेकर भी आगे हम कहीं ना कहीं नियम कानून बनता देख सकते हैं? देखिए, इंक्रोचमेंट एक बहुत ही एक तरह से डेवलपमेंटल चैलेंज रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और मेरा ये मानना है कि ये जो सेंसस है ये पहला स्टेप है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि जो शहर डेवलप हो चुके हैं उनमें ऑलरेडी काफ़ी इंक्रोचमेंट हो चुका है। शायद जो हमारे पास अभी डेटा उसका नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जल निकाय रहे हैं जिनको अब टोटली वो विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है। क्योंकि उनका इंक्रोचमेंट काफ़ी हद तक पहले ही हो चुका है, शहरीकरण की वजह से वो टोटली डिस्ट्रॉयड है। ठीक है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो विलुप्त हो चुके हैं और वो जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उनको हम कैसे रिस्टोर कर सकें, कैसे रिजुविनेट कर सकें, कैसे हम उसको उनका संरक्षण कर सकें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि वाटर बॉडीज जैसा कि आप जानती हैं ये हमारे मुख्य स्रोत हैं किसी भी जो हमारे वाटर डिमांड या वाटर यूसेज के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो डोमेस्टिक चाहे वो पीने का पानी हो। बिल्कुल अंशुमन जी। अविनाश जी, जो एंक्रोचमेंट को लेकर जो बातें मैंने आपसे अभी कही हैं, आपको लग रहा है कि ये धीरे धीरे अगर इस पर नकेल नहीं कसी गई तो ये आगे गंभीर मसला बन सकता है? जी बिल्कुल। जहाँ तक सवाल इंक्रोचमेंट का है, मैंने शुरू में भी कहा है, ये बड़ा आवश्यक है कि हमको इंक्रोचमेंट पे किसी ना किसी तरह से एक काबू करना जरूरी है। जहाँ तक सवाल है कि अगर हम देखें तो ऑलरेडी हमारी 38,000 वाटर बॉडी इंक्रोच हो गई हैं और करीब 4 लाख वाटर बॉडी ऐसी हैं जो कि अभी यूज़ में नहीं है और वो इंक्रोच होने की पूरी संभावना है। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसके साथ साथ 40% के करीब, और कहें तो 50% के करीब, 40 to 50% के करीब वाटर बॉडीज ऐसी हैं जो पर्सनल और इंडिपेंडेंट यूज में है। तो हमें उस मुद्दे को भी बड़ा ध्यान रखना है। आज ये सेंसस आ गया है, इस चीज से हमको बड़ी क्लैरिटी होगी कि किस तरह से हमको उनको प्रेरित करना है। एक तो इंक्रोचमेंट बंद करना है, जो यूज में नहीं है उस वाटर बॉडीज को यूज में लगाना है, और जो वाटर बॉडीज इंडिविजुअल लोगों के पास है उनको हमें ये बताना है कि इसको वाटर बॉडी ही मेंटेन रखना है, इसको वाटर बॉडी के अलावा किसी और एक्टिविटी में नहीं लेना है। वो पिसिकल्चर यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाटर बॉडी एक सोर्स है और वो थोड़ा बहुत नहीं 40% है, उसको हमें बड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि वाटर सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल कंप्लीटली चैलेंज होगी। हमारे देश में जो साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल होता है वो रेनफॉल 45 to 80 डेज के बीच का है, और इसमें हमें वो वाटर रिजर्वायर वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर चाहिए। पर कैपिटा वाटर स्टोरेज जो स्टोरेज हम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वो अभी तक हमने 240 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा किया है। अगर हम चाइना को देखें, यूएस को देखें या हमारे और नेबरिंग कंट्रीज को देखें तो वहाँ कहीं 1200 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा है, कहीं 6000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा है। तो हमें इन मुद्दों को बड़ा ध्यान रखना है। ये अलार्म बेल है बेसिकली कि इंक्रोचमेंट एकदम बंद होना है, और जो वाटर बॉडीज पर्सनल यूज में है हमें वी नीड टू इंश्योर कि वो पर्सनल यूज में वाटर बॉडी के ही लैंड यूज के पैटर्न में रहे, ये आवश्यक है। बिल्कुल। उपेंद्र जी, अगर हम देखें तो 2019 में जैसा आपने भी कहा, जब जल शक्ति मंत्रालय बना तो उसके गठन के बाद जो जल से जुड़े मुद्दे रहे हैं उसमें प्रयासों में काफ़ी तेज़ी आई है। बजट आवंटन भी बढ़ा है। पेयजल के लिए 50,000 करोड़ रुपए, स्वच्छता के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 9,023 करोड़ रुपए जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण को दिए गए। जल शक्ति मंत्रालय के बजट में हमने देखा 180% और जल जीवन मिशन के बजट में 450% तक की बढ़ोतरी हुई है। तो प्रयास जो हैं, जो नीयत है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है कि अच्छी है। ऐसे में आपको लग रहा है कि अब जो ये डेटा आ रहा है
उसके बाद और किस तरह की मदद मिल सकती है नीतियों और पॉलिसी के लेवल पर अगर हम बात करें तो? देखिए, जैसा कि सब जगह कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल की मात्रा जो उपलब्धता है वो सीमित है, जनसंख्या बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को पानी देना है, इंडस्ट्री को ज़्यादा पानी देना है, इसलिए वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात है कि भारत सरकार ने खासकर जब जल शक्ति मंत्रालय बना उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो आपने जो डेटा की बात कही और अभी अतिक्रमण की बात कर रही थी, कर रहे थे सब लोग, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये डेटा जो है ये अतिक्रमण की सही तस्वीर नहीं दिखाता है, मैं इसको एडमिट करूँगा। ठीक है। इसका कारण है कि जो वाटर बॉडीज दिख रहा है उसकी क्या स्थिति है वो यहाँ कैप्चर किया गया है, लेकिन एक्चुअली देखना चाहिए कि वाटर बॉडीज का जो इंक्रोचमेंट अतिक्रमण है वो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अनुसार होना चाहिए। जो वाटर बॉडीज बिल्कुल विलुप्त हो गए वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमने कई सारे जिलों में इस तरह से जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू पूरी करवाई थी, कहीं कहीं पाया गया कि 50% वाटर बॉडीज जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में है लेकिन कहीं उसका नामो निशान नहीं दिखता है, क्योंकि या तो वहाँ पे घर बन गए, वहाँ पे स्कूल बन गया, वहाँ पे रोड बन गया, ग्राम पंचायत घर बन गया, या वो धीरे धीरे भर गए हैं, वहाँ पे खेती होती है। तो अगली बार, चूँकि ये पहली बार वाटर बॉडीज़ का सेंसस हुआ है, तो मैं ये आशा करूंगा कि अगली बार जो नेक्स्ट सेंसस किया जाए उसमें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को देखा जाए, और जो अतिक्रमण है उसमें भी दो तरह के होंगे, एक परमानेंट इंक्रोचमेंट, एक टेम्पोररी इंक्रोचमेंट। तो कम से कम बिगिनिंग में जो टेम्पोररी इंक्रोचमेंट हो गया है, कोई उसकी खेती कर रहा है, अब उसका नामो निशान नहीं दिखता है। ये शहरों में क्यों? आपको पता होगा कि बैंगलोर को कहा जाता था सिटी ऑफ लेक्स, आज कितने लेक दिखते हैं? दिल्ली में 1000 से ज़्यादा बड़े बड़े वाटर बॉडीज थे, आज कहाँ दिखते हैं? ये इस जनगणना में नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। क्योंकि अतिक्रमण को लेकर तो गाँव में तस्वीर दिखाई जा रही है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो तस्वीर दिखाई जा रही है, जो 1% 2% की बात कर रहे हैं, एक्चुअली अतिक्रमण तो 40% 50% होगा। ये तो वैसा डेटा है जहाँ पे आज वाटर बॉडी दिख रहा है, उसके कुछ हिस्सों में पानी है, कुछ हिस्सों में अतिक्रमण हो गया है, लेकिन जो पूरी तरह खत्म हो गया है वाटर बॉडी, उसकी अभी तस्वीर उभर के नहीं आ रही है। वो जब तस्वीर उभर के आएगी तो ये साफ पता चलेगा कि अतिक्रमण की समस्या जितनी इस रिपोर्ट से गंभीर दिखती है उससे और भी कहीं ज्यादा गंभीर है। बिल्कुल, तो उस पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसके बाद अंशुमन जी, अगर देखें तो रिपोर्ट आने के बाद जो बात सामने आई कि कुछ राज्यों की स्थिति वाटर बॉडीज की इस गणना से राहत भरी है, तो कुछ राज्य इस दिशा में अभी और काम करने की जरूरत है, ऐसा दिख रहा है। जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि कुछ राज्यों में फसलों की सिंचाई की समस्या सिर्फ इसलिए है क्योंकि फसलों को उगाने का जो पैटर्न है वो नहीं बदला जा रहा है। तो अब क्या हम समझे इस रिपोर्ट के बाद इसे लेकर भी नीतियां बनेगी, क्योंकि बार बार ये हो रहा है कि पानी जो है वो राज्यों का विषय है, तो ऐसे में किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है? देखिए, जो सिंचाई की आपने बात करी वो सिर्फ जल निकाय से लिंक करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसमें किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिंचाई में क्रॉप जो है उसका पैटर्न चेंज करना के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो जल उपयोग दक्षता है, जिसको वाटर यूज एफिशिएंसी कहते हैं, वो बढ़ाई जाए। एट द मोमेंट जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात करिए आप। और सर्टेनली हमारा जो सिंचाई का जो जितने भी काम है, अगर आप देखें, लगभग हमारा 38-40% हमारा जो जल दक्षता है, उपयोग दक्षता है, वो उसके आसपास है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से वो इंटरवेंशंस लाएं, और उस इंटरवेंशन में जो हमारा सिंचाई की पद्धति है, जो हमारा क्रॉप को उगाने का पैटर्न है, वो सब उसका पार्ट है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ क्रॉप को देखना ही एक इंटरवेंशन नहीं होगा, क्रॉप को बदलना ही एक इंटरवेंशन नहीं होगा, बल्कि हम वो सारे इंटरवेंशन की हम कैसे पानी जो हम पानी ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारा पानी जो खेत में इस्तेमाल हो रहा है, जो लॉसेस हो रहे हैं, उन सब को हम कैसे कम कर सकें। ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है और आई थिंक उससे हमारा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होने की संभावना ज़्यादा है। तो क्रॉप पैटर्न चेंज करना बहुत आसान नहीं है, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, लेकिन ये ऑन ग्राउंड जब आप इसकी बात करने चलते हैं तो किसानों के लिए थोड़ा एकदम से चेंज करना मुश्किल हो जाता है। ये धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है, जो कि जितना ग्रामीण क्षेत्रों में जितना फार्मर्स को सेंसिटाइज किया जाएगा, जितना उनको हेल्प किया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करने में, जितना हमारे माध्यम जो है इम्प्लीमेंट करने के, चाहे वो तकनीकी हो चाहे वो प्रोसेस हो, जितना हम उसको सहज बनाएंगे उनके लिए, उतना ही ये प्रोसेस जल्दी होगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि काफ़ी कुछ है जिसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में लेने की ज़रूरत है।
और वो आई थिंक ओवरऑल वाटर यूज एफिशिएंसी और वाटर मैनेजमेंट में इम्प्रूव करेगा। और ये सारे स्टेट्स में इस तरह की चीज़ों को करने की ज़रूरत है। चाहे वो आप वाटर बॉडीज के जो सेंसस में दिख रहा है कि कुछ स्टेट्स ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल किसी में तालाब ज़्यादा है, किसी में टैंक्स ज़्यादा हैं, ये डिफरेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट रहे हैं और डिफरेंट प्रोसेस ऑफ नीड्स रहे हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में वाटर कंजर्वेशन बॉडीज ज़्यादा हैं, आंध्र प्रदेश में शायद बताया गया है कि टैंक ज़्यादा है, पंजाब क्या नाम है वेस्ट बंगाल में आप देखिए तो तालाब बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये जनगणना है, ये शायद प्लान करके नहीं हुआ है, ये नीड के हिसाब से डेवलप हुआ है। लेकिन अब जरूरी है कि टाउन प्लानिंग जो प्रोसेस है उसमें इंटीग्रल पार्ट भी ये बनाया जाए। कहीं ना कहीं इसके बाद ये भी मदद मिलेगी, ये जो डेटा सामने आया है उसके बाद हो सकता है इसका हिस्सा भी इसे बनाया जाए ज़रूरी तौर पर। फिलहाल जो समय है वो यहीं पूरा हो गया है। उपेंद्र जी आपका, अविनाश जी आपका और अंशुमन जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में आज जुड़ने के लिए। जाहिर है देश में अपनी तरह का पहला वाटर बॉडी सेंसस है और इससे नीति निर्माताओं को जल संसाधन प्रबंधन और संरक्षण के बारे में जरूरी फैसले और नीतियां बनाने के लिए महत्वपूर्ण डेटा मिल रहा है। हालांकि ये जो डेटा की गहराई है उस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है और सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जो असमानता है और अतिक्रमण को रोकने के लिए जल्द और प्रभावी उपायों की जो जरूरत है उस पर जल्द काम करने की एक तरह से आवश्यकता दिखाई दे रही है। ये डेटा देश में परमानेंट वाटर मैनेजमेंट की दिशा में प्रगति की निगरानी में एक बड़ी मदद कर सकता है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।